जैसा कि हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ डिफरेंसेस उनमें होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या कि आप कह सकते हैं ये है एक प्राइमरी oocyte और ये होते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n। अब इस 2n में जो n है ये दिखलाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हमारे पास किसी भी एक सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और इन 46 क्रोमोसोम्स में 23 जो आते हैं वो माँ की तरफ से आते हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स, और 23 जो होते हैं वो पिता की तरफ से आते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम्स। अब इन 46 और 46 क्रोमोसोम्स को एक ही सेल में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए यहाँ पर बजाय इसके कि हम 46 क्रोमोसोम दिखाएं, हमने सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखा रखा है। इस तरह से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, कुल मिलाकर हो जाएंगे 46, और इनमें से एक जो है वो पिता की तरफ से आता है पैटर्नल जिसे हम कहते हैं, और एक जो है माता की तरफ से आता है जिसे हम कहते हैं मैटर्नल। तो यहाँ पर हमने एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया है। इस तरह के करीब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसी भी एक सेल में। अब जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस 2 स्टेज प्रोसेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन है और क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, रिडक्शन डिवीजन। जबकि मियोसिस 2 जो है माइटोसिस की तरह है और क्रोमोसोम नंबर को नहीं बदलती। अब जैसे हम देखते हैं मियोसिस 1 को, तो इस दौरान मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स दे सेपरेट, और इसीलिए ये अब हैप्लॉइड सेल हो गया। जैसे मान लें पैटर्नल क्रोमोसोम यहाँ आया था, मैटरनल वहां गया था, तो ये हैप्लॉइड हो गया। क्रोमोसोम नंबर आधा हो चुका है। क्रोमोसोम नंबर को गिनने के लिए सबसे बेहतर है आप सेंट्रोमेयर को गिने। यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है, इसलिए हमने इसको हैप्लॉइड या n नंबर दिया है। वहां पर 2 सेंट्रोमेयर आप गिन सकते हैं, इसलिए हम 2n कह रहे हैं। तो डिप्लॉइड स्टेटस हैप्लॉइड हो चुका है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मियोसिस 2 होता है। ये जो सेल जिसका नाम हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte, अब बन गया है सेकेंडरी गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट मतलब ये हो सकता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी oocyte। तो आगे जब हम सेकेंडरी गैमेटोसाइट को देखते हैं, वो सेकेंड मियोसिस में जा रहा होता है। इस दौरान सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो जिस वक्त ये सिस्टर क्रोमैटिड आपस में एक दूसरे से जुदा होते हैं मियोसिस 2 के दौरान, अब बन जाते हैं गैमीट। यहाँ पर 4 गैमीट हैं। ये देखिए 4 हैप्लॉइड गैमीट्स। तो इनके पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 23, और सबके पास ही हैप्लॉइड स्टेटस होगा। तो ये 4 गैमीट बन गए हैं, जो कि हो सकते हैं स्पर्म या कि oocyte। जैसा मैंने कहा, वो प्लॉइडी स्टेटस जो है सेंट्रोमेयर के काउंटिंग से आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर था, तो ये भी हैप्लॉइड है, और इसके बावजूद के एक सेल डिवीजन हो चुकी है, मगर फिर भी क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला, और आप सेंट्रोमेयर को गिने तो एक ही है, इसलिए हैप्लॉइड। और अब एक इंडिविजुअल से आएगा स्पर्म, जिसे कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे इंडिविजुअल से आएगा oocyte। अब भले ही वो स्पर्म हो या oocyte हो, ये सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, मतलब हैप्लॉइड। तो यहाँ पर जब स्पर्म और oocyte आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो बन जाएगा डिप्लॉइड स्टेटस, जो कि है 46 क्रोमोसोम। इसे हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट ही आगे सारे बॉडी के सेल बनाता है, चाहे वो स्किन सेल हो, मसल सेल हो, बोन सेल हो, ब्लड सेल हो, या कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte, ये सारे जाइगोट से ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिप्लॉइड स्टेटस जो यहाँ पर है 46 क्रोमोसोम, इसमें 23 जो हैं वो आते हैं पिता से जो स्पर्म ने दिए, और 23 आते हैं माता से जो oocyte ने दिए, पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। इसी की ही हम बात कर रहे थे। ये डिप्लॉइड स्टेटस जो यहाँ पर है 23 इन 46 क्रोमोसोम से हमने सिर्फ एक पेयर यहाँ दिखाया है। तो ये क्रोमोसोम जो है वो आया होगा स्पर्म से या पैटर्नल साइड से, और ये क्रोमोसोम जो आया होगा वो माँ की तरफ से, मैटरनल oocyte की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि किस लिए हमें रिडक्शन डिवीजन की जरूरत है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन के दौरान हम 46 क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कर देते हैं 23, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 23 + 23 जो नॉर्मल स्टेटस है 46 क्रोमोसोम का, वो एस्टेब्लिश हो पाए। हमारे लिए जरूरी है कि हम क्रोमोसोम को पहले आधा करें, क्योंकि बाद में वो जुड़कर फिर से 46 हो जाते हैं।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से देख रहे हैं यहाँ पर जाइगोट, और जाइगोट का जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है 2n. एक स्मॉल n है, एक कैपिटल N है। आप जानते हैं स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि कैपिटल N का मतलब है अमाउंट ऑफ DNA। और हमें ये मालूम है कि एक यूनिट ऑफ DNA आएगी माँ से और एक यूनिट ऑफ DNA आएगी पिता से। जैसा कि हम देख सकते हैं जाइगोट में एक न्यूक्लियस मैटरनल है और एक न्यूक्लियस पैटर्नल है। तो मैटरनल साइड से हमें N और N मिलेगा, जबकि पैटर्नल साइड से भी हमें N और N मिलेगा। एक यूनिट ऑफ DNA मदर देती है, एक यूनिट ऑफ DNA फादर, ताकि टोटल डेजिग्नेशन हो जाए 2N और 2N। वैसे तो हमारे पास कुल मिलाकर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिनमें से 23 मैटरनल हैं, 23 पैटर्नल, और इनको एक सिंप्लीफाइड डेजिग्नेशन के लिए हम इसे कह देते हैं 2N और इस 2N में आधा कंट्रीब्यूशन माँ का है और आधा कंट्रीब्यूशन पिता का है। अब ये जो जाइगोट है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में होते हैं इनर सेल मास, और ये जो इनर सेल मास है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कुछ एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट सेल ही आगे बनाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो फर्स्ट सेक्स सेल है हमारी बॉडी का, और उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो मेल गैमीट भी बना सकता है और फीमेल गैमीट भी बना सकता है। अगर हमारे पास वाई क्रोमोसोम है तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल आगे जाकर हमें स्पर्म दे देगा, और अगर हमारे पास वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वही प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है हमें दे देता है oocyte। ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, और इसके शॉर्ट आर्म पर होता है एक जीन जिसे हम कहते हैं SRY जीन, मतलब कि सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। तो ये SRY जीन एक वाई क्रोमोसोम में होना चाहिए। अगर ये है तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो हमें इवेंचुअली दे देगा स्पर्मेटोसाइट्स, और अगर हमारे पास वाई क्रोमोसोम नहीं है और SRY जीन नहीं है तो हमें मिलेंगे oocytes। अब इस प्रोसेस में शुरू में होती है माइटोसिस, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस के दौरान बनाता है गोनोसाइट्स और गोनिया। ये गैमेटोगोनिया है और हो सकता है स्पर्मेटोगोनियम या कि ooगोनियम। आपके पास अगर वाई क्रोमोसोम है तो स्पर्मेटोगोनियम, नहीं है तो ooगोनियम, और फिर आगे हमें मिलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी oocyte या कि प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि फिर आगे हमें बनाते हैं गैमीट्स। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है पहले बन जाता है स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटिड बना देता है स्पर्मेटोजोआ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि एक सीक्वेंस बताइए। उस सीक्वेंस में आप कह सकते हैं कि पहले हमारे पास होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, फिर होता है स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आते हैं स्पर्मेटिड, और बाद में हमें मिलता है स्पर्मेटोजोआ अगर वो मेल है। अगर फीमेल है तो आप कह सकते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, उसके बाद हमें मिला ooगोनियम, फिर प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, और वो सेकेंडरी oocyte ही है जो मैच्योर oocyte कहा जाता है और रेडी हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब एक इंडिविजुअल जो माता है वो हमें देगी oocyte, और दूसरा इंडिविजुअल जो पिता है वो हमें देगा स्पर्मेटोसाइट, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बन जाता है जाइगोट। जैसा कि हमने कहा जाइगोट में डेजिग्नेशन है 2N, जिसमें से एक N और N मैटरनल साइड से है, मतलब oocyte से आया होगा, और जो दूसरा N और N है वो पैटर्नल साइड से आया होगा। तो oocyte ने NN दिया है और स्पर्मेटोसाइट ने भी NN दिया है, और इसीलिए मिलकर बन जाता है 2N, जिसमें स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जो कैपिटल N है वो अमाउंट ऑफ DNA। कहने का मतलब एक यूनिट ऑफ DNA माँ की तरफ से और एक यूनिट ऑफ DNA पिता की तरफ से। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है किसी भी सेल को बताने का कि उसके पास 2N डेजिग्नेशन होता है। और जैसा कि मैंने कहा इस प्रोसेस में शुरू में माइटोसिस होगी और बाद में मियोसिस। तो अगले डायग्राम में हम डिफरेंस देखना चाहते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच। और अब हम इस डायग्राम में डिफरेंशिएट करेंगे माइटोसिस को मियोसिस से। जैसा कि हम जानते हैं माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होती है और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो नहीं बदलते, जबकि मियोसिस जो है वो एक रिडक्शन डिवीजन है और वो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देती है, रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। ये जो मियोसिस होती है ये गैमीट्स बनाने वाले सेल्स में होती है, जबकि माइटोसिस की बात करें तो ये सोमैटिक सेल्स में होती है
है। सोमैटिक सेल्स मतलब कोई भी सेल, चाहे स्किन सेल, मसल सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, और थोड़ी सी देर गैमेटोसाइट्स में भी होती है। तो ये है माइटोसिस जिसे हम पहले देख रहे हैं। और हम शुरू करते हैं एक सोमैटिक सेल से जिसका की जेनेटिक डेजिग्नेशन हम लिख सकते हैं 2n। स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और कैपिटल N जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए है। वैसे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर, मगर हमने 2 ही दिखाए हैं, जिनमें से एक मैटरनल है, एक पैटर्नल है। होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये। ऐसे 23 पेयर होंगे ताकि टोटल हो जाए 46। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2n। और अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो पेरेंट सेल जो हमें डॉटर सेल देता है उसका भी जेनेटिक डेजिग्नेशन सेम ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होता। तो ये डॉटर सेल भी 2n और 2n ही रहेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि कोई भी सेल डिवीजन हो उससे पहले हमें डीएनए डुप्लीकेशन चाहिए होता है। और डीएनए डुप्लीकेशन जो है वो होता है रेस्टिंग फेज में, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। सो इंटरफेज के भी एस फेज में, सिंथेटिक फेज में होता है डीएनए डुप्लीकेशन। अब हमारे पास अगर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि आ गए हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि सेंट्रोमेयर पर जुड़े हुए हैं। अब चूंकि 2 ही सेंट्रोमेयर हैं तो 2 ही क्रोमोसोम हैं, तो हम लिखेंगे 2n, लेकिन अब हो जाएगा 4n। जैसा कि मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर काउंट करने के लिए आप सेंट्रोमेयर का नंबर काउंट करिए, जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए काउंट करने के लिए आप सिस्टर क्रोमैटिड्स का नंबर काउंट करिए। और यहाँ पर 4 सिस्टर क्रोमैटिड हैं। हर एक सिस्टर क्रोमैटिड के पास होगी 1 यूनिट ऑफ डीएनए, तो हमारे पास होगी 4 यूनिट ऑफ डीएनए, तभी हमने 4n यहाँ लिखा है। और या आप ये कह सकते हैं कि 2n और 2n में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 2n यहाँ पर बन गया है 4n क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन हो चुका है और हमारे पास आ चुके हैं 4 सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये माइटोसिस है और इसके पास सब डिवीजन होते हैं जिन्हें आप यहाँ लिख सकते हैं। माइटोसिस के पास होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और वो एनाफेज है जिस दौरान सिस्टर क्रोमैटिड्स इक्वेटर पर अलाइन करते हैं और सेंट्रोमेयर ब्रेक होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे, एक सिस्टर क्रोमैटिड मैटरनल साइड से और एक सिस्टर क्रोमैटिड पैटर्नल साइड से एक डॉटर सेल में चला गया है, और वैसे ही एक मैटरनल और पैटर्नल दूसरे डॉटर सेल में चला गया है। यही है सेल डिवीजन। मगर फाइनली अगर आप सेंट्रोमेयर काउंट करें तो 2 सेंट्रोमेयर और सिस्टर क्रोमैटिड काउंट करें तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड 2 यूनिट ऑफ डीएनए के साथ, इसीलिए हमने यहाँ 2n लिखा हुआ है। तो जो डॉटर सेल बने वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पेरेंट सेल थे। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होता। डॉटर सेल दे लुक अलाइक पेरेंट सेल। अब ये जो है मियोसिस में नहीं होता। मियोसिस में जो सेल बन रहे हैं जिन्हें कि आप गैमीट बोलेंगे, ये गैमीट का जो जेनेटिक डेजिग्नेशन आप देखें तो ये हैप्लॉइड है और एक ही यूनिट ऑफ डीएनए है इनके पास। अब अगर गैमीट हैप्लॉइड है और एक ही यूनिट ऑफ डीएनए है तो ये कैसे हुआ? अमाउंट ऑफ डीएनए आधा कैसे हुआ? अगर आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं डॉटर सेल से तो वो है मियोसिस, और उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। आप शुरू करते हैं मियोसिस को प्राइमरी गैमेटोसाइट से। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जैसे कि प्राइमरी oocyte हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, दोनों ही एक जैसे होते हैं कुछ डिफरेंसेस के साथ केवल। और इस प्राइमरी गैमेटोसाइट के पास, जैसा कि एक नॉर्मल सेल के पास होता है, 2n और 2n क्रोमोसोम स्टेटस होगा। स्मॉल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और कैपिटल N है अमाउंट ऑफ डीएनए। 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन हमने सिर्फ एक पेयर दिखाया है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और सेंट्रोमेयर का नंबर आप काउंट करें तो 2n और अमाउंट ऑफ डीएनए भी 2n। मगर किसी भी सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, जिसमें कि एस फेज सिंथेटिक फेज होता है, और डीएनए डुप्लीकेशन। तो जैसा कि आपने माइटोसिस में कहा वैसे ही मियोसिस में भी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। इंटरफेज, एस फेज, सिंथेटिक फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है और सिस्टर क्रोमैटिड्स आ चुके हैं जो कि सेंट्रोमेयर पे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक डेजिग्नेशन हो जाएगा 2n और 4n। क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। और काउंटिंग इस तरह कि जितने भी सेंट्रोमेयर हैं, जैसे कि 2 यहाँ, तो आप 2n लिखेंगे, और जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड हैं, जैसे कि 4 यहाँ, तो आप 4n लिखेंगे, क्योंकि हर एक सिस्टर क्रोमैटिड के पास 1 यूनिट ऑफ डीएनए है। तो 4 सिस्टर क्रोमैटिड, आपके पास 4 यूनिट ऑफ डीएनए। अब ये जो सेल है आगे बढ़ता है और मियोसिस है 2 स्टेज प्रोसेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अगर आप मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो मियोसिस 1 के पास आगे 4 सब डिविजन्स हैं जिन्हें कि हम कहते हैं प्रोफेज 1,
मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और फिर प्रोफेज 1 के पास भी आगे 4 सब डिवीजन है जिन्हें हम कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन। और पैकिटीन के लिए हमारे पास निमोनिक है पीटीसी। अब ये जो पीटीसी पैकिटीन के लिए निमोनिक है उसे हम लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पैकिटीन और जो निमोनिक है वो है पीटीसी। पी से तो पैकिटीन हो गया, टी से होता है टेट्राड और सी से होता है कायाज्मा। तो पैकिटीन में ये टेट्राड क्या है, यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में पास पास आ जाते हैं और चूंकि आप देख पा रहे हैं 4 की गिनती, इसीलिए हम इसे कहते हैं 1 2 3 4 और टेट्राड। फिर आप देख पा रहे हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं क्रॉस ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जो पॉइंट है जहां पर ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, कुछ जीन यहाँ मैटरनल से पैटर्नल की तरफ, कुछ जीन पैटर्नल से मैटरनल की तरफ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कायाज्मा। और वहां पर हो रहा है जेनेटिक एक्सचेंज। और ये जो जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है ये केवल मियोसिस में होता है, ऐसा आप माइटोसिस में नहीं देखते। तो ये एक डिफरेंस हो गया मियोसिस और माइटोसिस के बीच में। माइटोसिस में तो जो डॉटर सेल है वो एग्जैक्टली सेम कॉपी होता है सोमैटिक सेल का, लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल हैं उनके अंदर मैटरनल पैटर्नल जेनेटिक एक्सचेंज ऑलरेडी हो चुका होता है, तो एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं होते वो पेरेंट सेल की। तो यहाँ पर हमने देखा पीटीसी, पी है पैकिटीन, टी है टेट्राड क्योंकि 4 की गिनती यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड की पैकिटीन के दौरान, और सी है कायाज्मा जहां पर हो रहा है क्रॉस ओवर या जेनेटिक एक्सचेंज। और फिर मियोसिस 1 में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो मियोसिस 1 में जब मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, आपके पास आ जाता है सेकेंडरी गैमेटोसाइट, जो कि हो सकता है सेकेंडरी oocyte या कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेल फीमेल गैमेटोजेनेसिस में। तो इसका जेनेटिक डेजिग्नेशन क्या होगा, यहाँ पर हो गया है हैप्लॉइड स्टेटस, और ये सेल अब हो गया N और 2N। जैसा कि हमने कहा है जो सेंट्रोमेयर का नंबर होता है वो क्रोमोसोम का नंबर है तो 1 हुआ, और जो सिस्टर क्रोमैटिड का नंबर होता है वो डीएनए का नंबर होता है तो 2 हुए। तो N2N यहाँ पर और N2N यहाँ पर। जो प्राइमरी गैमेटोसाइट का स्टेटस था जो कि 2N4N था, अब वो हो गया है N2N सेकेंडरी गैमेटोसाइट में। और फिर इसके बाद ये होती है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर पे ब्रेक होता है और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये है मियोसिस 2 और बन जाते हैं गैमीट्स, और गैमीट्स के पास होता है NN डेजिग्नेशन क्योंकि इस सेल के पास एक सेंट्रोमेयर है और एक सिस्टर क्रोमैटिड है, इसीलिए NN। और इनका हैप्लॉइड होना जरूरी है क्योंकि यही गैमीट जब फादर से आएंगे स्पर्म तो NN और मदर से आएंगे oocyte तो एक और NN, और ये 2 NN मिलकर ही बनाएंगे जाइगोट जो कि हो जाएगा 2N। डिप्लॉइड स्टेटस इज रीएस्टेब्लिश्ड। इस डायग्राम में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को oogenesis से। जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये oogenesis के लिए है, लेकिन हमें इसे कंपेयर करना है स्पर्मेटोजेनेसिस से। जैसा कि हमें मालूम है शुरू में तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ही होगा, चाहे वो फीमेल हो जैसे oogenesis यहाँ दिखाया गया है, या मेल हो। मेल के लिए भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही शुरुआत होती है। अब उसके बाद कुछ अंतर आते हैं, जैसे कि यहाँ देखें प्राइमोर्डियल जर्म सेल एक फीमेल में दे रहा है oogoneum, और oogoneum हमें दे रहा है प्राइमरी oocyte। यहाँ तक जो भी सेल डिवीजन हो रही है उसे हम कहते हैं माइटोसिस। तो शुरुआत में होती है माइटोसिस, बाद में शुरू होती है मियोसिस। यहाँ तक माइटोसिस ही होगी। तो कौन सा सेल जो है वो मियोसिस में एंटर करता है, खासकर मियोसिस 1। तो फर्स्ट मियोसिस में जो जाने वाला सेल है उसका नाम होता है प्राइमरी oocyte। अब यही सेम मेल में भी है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा जो मियोसिस 1 में एंटर करेगा, क्योंकि उससे पहले तो मेल हो फीमेल हो माइटोसिस ही होता है। और फिर ये जो हमारे पास प्राइमरी oocyte है मियोसिस 1 में जाता है और हमें देता है सेकेंडरी oocyte। साथ में एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। ये पोलर बॉडी जो है ये केवल फीमेल में होती है, मेल में कोई पोलर बॉडी नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस आ गया oogenesis में वर्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये चला जाता है मियोसिस 2 में, और फिर हमें दे देता है गैमीट, जिसे कि हम कहते हैं ओवम, पर असल में वो एक सेकेंडरी oocyte ही है जो मैच्योर oocyte है और रेडी है
फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब सेकेंडरी oocyte meiosis 2 में जाता है तो हमें दे देता है गैमीट या ओवम और साथ में एक पोलर बॉडी जो कि अब सेकंड पोलर बॉडी है। वहां पर भी आप देखें सेकंड पोलर बॉडीज आ चुकी हैं। तो हमारे पास 3 सेकंड पोलर बॉडीज हैं लेकिन इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये अनवांटेड जेनेटिक मटेरियल होता है इनके अंदर और ये डीजनरेशन में चली जाती हैं, एपोप्टोसिस में चली जाती हैं। तो अगर आप देखें हमारे पास एक प्राइमरी oocyte था और उससे केवल एक ही गैमीट मिला है तो रेशियो है 1:1 का, क्योंकि बाकी के 3 सेल तो डीजनरेट हो जा रहे हैं। अब ये फीमेल में होता है, मेल में पोलर बॉडी नहीं होती। तो मेल में जब आप शुरू करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, फाइनली आपके पास 4 स्पर्म बन जाते हैं। तो मेल में रेशियो है 1:4 का। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं, जबकि फीमेल में 3 तो डीजनरेट हो जा रहे हैं। तो रेशियो 1:1, फीमेल में 1:1 और मेल में 1:4। और एक और डिफरेंस है मेल फीमेल में, जो मेल है उसमें ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये डॉर्मेंट रहता है टिल प्यूबर्टी। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज डॉर्मेंट टिल प्यूबर्टी और प्यूबर्टी के बाद ही मियोसिस शुरू होती है। तो प्री प्यूबर्टल टेस्टिस में कोई भी मियोसिस नहीं होती, क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल डॉर्मेंट रहता है टिल प्यूबर्टी, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जो मियोसिस 1 है ये शुरू हो चुकी होती है इवन बिफोर बर्थ, व्हेन द बेबी वाज स्टिल इन यूट्रो। बेबी अभी माँ के पेट में ही है, इंट्रायूटरल लाइफ है और मियोसिस 1 शुरू हो जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस हुआ मेल और फीमेल में। अब इस डिटेल को हम और अच्छी तरह जानना चाहेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। तो इस डायग्राम में हम कंटिन्यू कर रहे हैं oogenesis के फर्दर डिटेल्स को, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर है प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में, जैसे कि हम डिक्टोटीन स्टेज भी कहते हैं, मियोसिस 1 के। तो प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, जिसमें कि प्रोफेज 1 का भी डिप्लोटीन स्टेज या डिक्टोटीन स्टेज। यहाँ पर हम एक निमोनिक इस्तेमाल करते हैं और वो निमोनिक है PP1P। इस PP1P निमोनिक में पहला P जो है वो है प्राइमरी oocyte और जो दूसरा P है P1 वो है प्रोफेज 1 और तीसरा P जो है वो है प्यूबर्टी। तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि PP1P प्राइमरी oocyte is arrested in prophase 1 until puberty is achieved. PP1P primary oocyte is arrested in प्रोफेज 1 until puberty is achieved। और प्रोफेज 1 के भी डिप्लोटीन स्टेज में, जिसे कि आप डिक्टोटीन स्टेज भी कहते हैं ह्यूमंस में। तो प्यूबर्टी पर क्या होता है? प्यूबर्टी पर हमारे पास आएगा LH सर्ज और LH सर्ज के बाद ही ये प्राइमरी oocyte बदल जाता है सेकेंडरी oocyte में, और जैसे हमें सेकेंडरी oocyte मिलता है उसके साथ में मिलती है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिर अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अरेस्टेड है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में, और इसी स्टेज में अरेस्टेड ये चला जाता है ओव्यूलेशन में। तो एक क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कौन सा सेल ओव्यूलेशन में जाता है? आपका आंसर है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, और यही सेल जो है फिर जाता है फर्टिलाइजेशन में। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है ये एक रेयर इवेंट है, हमेशा तो स्पर्म अवेलेबल नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन इतना कॉमन नहीं है, और क्योंकि स्पर्म नहीं है तो सेकेंडरी oocyte डीजनरेट कर जाता है और मेंस्ट्रुएशन में चला जाता है। अब चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, फर्टिलाइजेशन हो या ओव्यूलेशन हो, वो एक ही सेल है और उस सेल का नाम है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। यही सेल होता है ओव्यूलेट और यही सेल होता है फर्टिलाइज। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो अक्सर नहीं होता क्योंकि स्पर्म अक्सर नहीं होता अवेलेबल, तो वो डीजनरेट कर जाता है और मेंस्ट्रुएशन में चला जाता है। अब माने कि स्पर्म अवेलेबल था और फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा? तो उसके बाद ही हमें मिलता है ये मैच्योर oocyte, और मैच्योर oocyte के साथ में हमें मिलती है सेकंड पोलर बॉडी। तो सेकंड पोलर बॉडी हमें मिलेगी लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली। तो अगर कोई पूछे कि सेकंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है तो आप कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी तो हमें तभी मिलेगी अगर हुआ हो फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड पोलर बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन के बाद मिलती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब मिलती है? फर्स्ट पोलर बॉडी तो हमें मिलती है आफ्टर LH सर्ज बट बिफोर ओव्यूलेशन। तो फर्स्ट पोलर
बॉडी इज रिलीज्ड आफ्टर LH सर्ज। LH सर्ज के बाद आएगी, लेकिन ओव्यूलेशन से पहले। और यही जानकारी अब हम देख लेंगे नेक्स्ट आने वाले डायग्राम में भी। इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं LH हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम गिनती शुरू करते हैं डे 1 ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली हम गिनती करते हैं 28 दिन की होती है, और उन 28 दिन में जो मिड साइकिल होती है डे नंबर 14, उस दिन होता है ओव्यूलेशन। और इसके साथ ही हम रिलेट करना चाह रहे हैं LH हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन को। तो हम ये देखते हैं कि LH हार्मोन में एक सडन राइज होता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। और ये जो सडन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH हार्मोन है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं LH हार्मोन के पीक को, तो ये है LH पीक। ये LH पीक जो है ये भी ओव्यूलेशन से पहले ही होता है और करीब करीब 12 घंटे पहले। तो LH पीक जो है अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, और इसी दौरान रिलीज होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन एट LH पीक। तो सेकंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? सेकंड पोलर बॉडी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद रिलीज होती है। तो पोलर बॉडी इज रिलीज्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कब होता है? ये फर्टिलाइजेशन जो है उसे होना होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद आपके पास केवल 24 घंटे होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सके। जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओव्यूलेशन में, उसके पास केवल 24 घंटे होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि डे नंबर 15 को आपके पास होता है जाइगोट। अगर डे नंबर 15 में जाइगोट नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एक दिन के अंदर, तो सेकेंडरी oocyte डीजनरेट कर जाता है और मेंस्ट्रुएट हो जाता है बाय द एंड ऑफ द साइकिल। इस केस में लेडी को वेट करना पड़ता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, अगर उसे फर्टिलाइजेशन चाहिए और प्रेगनेंसी चाहिए। तो एक नैरो विंडो पीरियड है फीमेल के लिए जो कि केवल एक दिन का है या 24 घंटे का। मेल के बारे में क्या ख्याल है? एक क्वेश्चन आता है, स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड एंड आर केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन फॉर हाउ मेनी डेज? तो इसे आप लिखें, स्पर्म्स को इजैकुलेट कर दिया गया है, अब उनके पास कितना समय है फर्टिलाइजेशन के लिए? तो 2 दिन, 2 डेज या कि 48 आवर्स। जैसे कि अगर स्पर्म को इजैकुलेट किया गया डे नंबर 12 या कि डे नंबर 13 को या कि 14 को, तो डे नंबर 12 हो, 13 हो या 14 हो, अगर स्पर्म इजैकुलेट हुए हैं तभी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि स्पर्म्स वंस इजैकुलेटेड आर केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली फॉर 2 डेज 48 आवर्स। तो आप ये देख रहे हैं स्पर्म के पास हैं 48 आवर्स और oocyte के पास हैं 12 आवर्स। यही 3 मोस्ट फर्टाइल दिन होते हैं। अगर स्पर्म इजैकुलेट होते हैं इससे पहले तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है, या इन 3 दिनों के बाद तो फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। इसीलिए लेडी को दिया जाता है LH किट, और जब LH किट पॉजिटिव होता है तो लेडी को करना चाहिए कॉपुलेशन और इंक्रीज होता है चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यही 3 दिन हैं जो ओव्यूलेशन के अराउंड हैं, जिनको हम कहते हैं मोस्ट फर्टाइल पीरियड। और अब नेक्स्ट डायग्राम में हम ना केवल ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे बल्कि इम्प्लांटेशन की भी बात करेंगे। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इम्प्लांटेशन जो कि ब्लास्टोसिस्ट कर रहा है यूट्रस कैविटी के अंदर। साथ ही हमें दिखाई दे रही है यूट्राइन ट्यूब, द फैलोपियन ट्यूब और ये ओवरी। हम ये भी देख पा रहे हैं कि ओवरी के अंदर है एक ग्राफियन फॉलिकल। असल में ओव्यूलेशन के दौरान जो ओवरी से oocyte रिलीज होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ये है सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन के दौरान बाहर निकला है, और इसके बाहर एक होती है जोना पेलोसिडा, एक ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन जो कि अट्रैक्ट करती है स्पर्म्स को। अब जब ये जोना पेलोसिडा स्पर्म्स को अट्रैक्ट कर रही थी तो एम्पिला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन,
और जैसे ही एक स्पर्म न्यूक्लियस oocyte के अंदर आ जाता है, ये जो जोना पेलुसिडा है ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी, बाकी के स्पर्म्स को अब ये अंदर नहीं आने देती। जोना पेलुसिडा ना केवल पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है बल्कि प्रिवेंट करती है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को भी। ये यूट्राइन ट्यूब में इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। इम्प्लांटेशन सिर्फ यूट्रस में ही होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये जोना पेलुसिडा लूज करनी होती है। अगर जोना पेलुसिडा आपके पास है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो जोना पेलुसिडा का काम ये है कि ना केवल वो पॉलीस्पर्मी को रोकती है बल्कि वो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को भी रोकती है कि यूट्राइन ट्यूब में ही कहीं इम्प्लांटेशन ना हो जाए। अब जब ओव्यूलेशन होता है विद इन 24 आवर्स होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्पिला फैलोपियन ट्यूब में। डे 1 ऑफ लाइफ हमारे पास आ जाता है जाइगोट, ये रहा जाइगोट, और डे नंबर 2 हमारे पास 2 सेल स्टेज हो जाते हैं, और डे नंबर 3 हमारे पास हो जाता है मरुला जो मल्टी सेलुलर स्टेज है। तो मरुला में कितने सेल होते हैं? मरुला में हो सकते हैं 12 सेल, 16 सेल, 32 सेल या 58 सेल। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आए तो आपको कहना होता है मरुला में होते हैं 16 सेल स्टेज डे नंबर 3 पर, और डे नंबर 4 पर आ जाता है एडवांस मरुला। ये जो एडवांस मरुला है ये एंटर करता है यूट्राइन कैविटी में, और इसके पास कितने सेल होते हैं? एडवांस मरुला जो चौथे दिन यूट्राइन कैविटी में आ चुका है इसके पास होते हैं 16 सेल से ज्यादा, और हो सकते हैं 64 सेल तक। सो मोर देन 16 टिल 64 सेल्स। दिस इज द एडवांस मरुला जो कि यूट्राइन कैविटी में एंटर हो चुका है। और फिर डे नंबर 5 आपको दिखता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसके पास कुछ ब्लास्ट सेल हैं, सिस्ट लाइक कैविटी है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसे अब लूज करनी होती है जोना पेलुसिडा। तो 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट अपनी जोना पेलुसिडा लूज करता है और फिर अटैच हो जाता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन के लिए। ये जो इम्प्लांटेशन है ब्लास्टोसिस्ट की ये एक वीक लॉन्ग प्रोसेस है, और 5वें दिन ये शुरू हो जाती है और 12वें दिन खत्म होती है। पोस्ट ओव्यूलेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्योंकि जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसी दिन तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो दिन ओव्यूलेशन का है वही दिन तो फर्टिलाइजेशन का भी है, इसलिए हमने कहा इम्प्लांटेशन हो रहा है। डे 5 से 12 वीक लॉन्ग प्रोसेस है। पोस्ट ओव्यूलेशन कह लीजिए या पोस्ट फर्टिलाइजेशन कह लीजिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा प्रिसाइज आंसर मांगते हैं, तब आप यहाँ लिख सकते हैं डे नंबर 7 to 9, ये ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। पोस्ट ओव्यूलेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भले ही एक वीक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन मोर प्रिसाइज आंसर 7 से 9 हो सकता है। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे मरुला और ब्लास्टोसिस्ट को और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को ज्यादा डिटेल में। और इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर एडवांस मरुला और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होते हुए। इसको हमने यहाँ मैग्नीफाई कर दिया है। यहाँ पर यूट्राइन एंडोमेट्रियम है और आप देख पा रहे हैं एडवांस मरुला, जिसमें कि हमने कहा 16 सेल से ज्यादा और 64 सेल तक हो सकते हैं। ये है डे नंबर 4। सो डे नंबर 4 एडवांस मरुला मोर देन 16 सेल टिल 64 सेल, और डे नंबर 5 में ये चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास होते हैं कुछ ब्लास्ट सेल और सिस्ट लाइक कैविटी, और ये जो ब्लास्ट सेल हैं इनमें एक आउटर सेल मास होता है, एक इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। तो एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास ये रहा, और बाहर की तरफ जो है वो है आउटर सेल मास या कि ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो नाम जो है वो न्यूट्रिशन को दर्शाता है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये हमें प्लासेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन, तो ट्रोफोब्लास्ट तो हमें प्लासेंटा बनाने में हेल्प करेगा, जबकि एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएगा एम्ब्रियो। फिर हम देखते हैं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये 2 तरह के ट्रोफोब्लास्ट में बदल जाता है, और एम्ब्रियोब्लास्ट भी 2 तरह के सेल में बदल जाता है। ये जो 2 तरह के सेल हम देख पाते हैं ये सेकेंड वीक में देख पाते हैं। असल में डे नंबर 6 से डे नंबर 8 यानी कि पहला वीक जब वीक नंबर 2 हो रहा होता है उस वक्त ये सेल हमें दिखाई देते हैं। वीक नंबर 2 जो है वो वीक ऑफ 2 कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें 2-2 होती हैं। जैसे कि आप अभी देख पाएंगे, पहले हमारे पास तो था वो एम्ब्रियोब्लास्ट था जो इनर सेल मास था, उसने 2 तरह के सेल बना दिए हैं जिनका नाम होता है एपीब्लास्ट और
हाइपोब्लास्ट। एपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे। तो ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट हैं जो कॉलमनार सेल हैं और नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट हैं जो क्यूबॉइडल सेल हैं। ये दोनों ही आए हैं एम्ब्रियोब्लास्ट से। जबकि बाहर की तरफ आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट जो था उसने भी दो तरह के सेल बनाए हैं जिन्हें अभी आप देख सकते हैं। एक का नाम होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे का नाम है सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। सिंसीशियो नाम से आपको पता चलेगा यहाँ पर जो सेल हैं इन्होंने अपनी सेल मेम्ब्रेन लूज कर दी है और एक सिंसीशियम बन गया है, इसीलिए सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। जबकि वो सेल जिनके पास इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट ही हमें हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन में, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में आ रहे हैं और ये बनाते हैं विल्लाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिंगर लाइक प्रोसेस, और इनको हम कहते हैं विल्लाई। शुरू में होते हैं प्राइमरी विल्लस, फिर बनते हैं सेकेंडरी टर्शरी विल्लस। अगर प्राइमरी विल्लस है तो उसका जो कोर है उसके अंदर होता है सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। बाद में प्राइमरी विल्लस बन जाता है सेकेंडरी विल्लस, टर्शरी विल्लस। ये प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफो मतलब न्यूट्रिशन, ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, जबकि एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो एम्ब्रियो बनने में हेल्प करेगा। फिर आप देख पा रहे हैं दो कैविटीज भी आ गई हैं, एक का नाम एमनियोटिक कैविटी और एक का नाम यॉर्क सैक कैविटी। तो वीक 2 जो है वो वीक ऑफ 2 है और इसमें हर चीज दो दो आपको नजर आ रही है, जैसे कि दो कैविटीज, एमनियोटिक कैविटी, यॉर्क सैक कैविटी, या कि दो सेल एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, या कि ट्रोफोब्लास्ट भी दो तरह के हो गए हैं, सिंसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इन दो कैविटीज का एक साइन है ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी आपने करी और वीक नंबर 2 में आपको मिला है डबल ब्लेब साइन। तो डबल ब्लेब साइन ये जो आपको वीक नंबर 2 में मिलता है ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी में, इसमें आपको दो बबल से दिखाई देते हैं, जैसे कि ये यॉर्क सैक कैविटी है और ये एमनियोटिक कैविटी है। तो दो कैविटीज जो दो बबल की तरह आपको दिखते हैं, इसी को हम कह रहे हैं डबल ब्लेब साइन। और इनके बीच में सैंडविच होती है एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसके अंदर दो सेल होंगे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो ये जो पिक्चर हम यहाँ देख रहे हैं वही ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी वीक नंबर 2 में एक जेस्टेशनल सैक होगा और उस जेस्टेशनल सैक के अंदर दो कैविटीज हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक है यॉर्क सैक कैविटी, दूसरी एमनियोटिक कैविटी। बबल की तरह दिखती हैं और दोनों के बीच में सैंडविच होती है एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसमें होगा एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। और डेवलपमेंट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से देख सकते हैं कि ये है एक कट सेक्शन एम्ब्रियो का वीक नंबर 2 में, जो कि वीक ऑफ 2 है। हमारे पास एक सेल था जिसका नाम एपीब्लास्ट है, नाम ही बता रहा है, एपी मतलब ऊपर, एक कॉलमनार सेल है एपीब्लास्ट सेल, जबकि हाइपोब्लास्ट एक सेल जो नीचे की तरफ है, ये क्यूबॉइडल सेल है। और वैसे ही एक डॉर्सल कैविटी है जिसको कि हम एमनियोटिक कैविटी बोल रहे हैं, और एक वेंट्रल कैविटी है जिसको हम यॉर्क सैक कैविटी बोल रहे हैं। और यॉर्क सैक कैविटी के रूफ पर ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिनका नाम है हाइपोब्लास्ट, और एमनियोटिक कैविटी के फ्लोर पर ये कॉलमनार सेल्स हैं जिनका नाम है एपीब्लास्ट सेल। तो ये तो वीक नंबर 2 है। अब वीक नंबर 3 में क्या होता है कि 3 जर्म लेयर बनेंगी, और ये 3 जर्म लेयर जो बनती है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स बाय अ सिंगल सेल व्हिच इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट सेल। सो एपीब्लास्ट सेल एक माइग्रेटरी सेल है और ये माइग्रेट करता है और ये रिप्लेस कर देता है हाइपोब्लास्ट सेल को। हाइपोब्लास्ट सेल रिमूव हो जाता है और इसकी जगह ले लेता है एपीब्लास्ट सेल। तो ये कैसे होता है हम ये देखेंगे कि वीक नंबर 3 के शुरू होने पर, या कि आप कह सकते हैं डे नंबर 14 के एंड पर, मतलब वीक नंबर 2 खत्म हो रहा है, वीक नंबर 3 शुरू हो रहा है, जंक्शन ऑफ वीक 2 एंड वीक 3। बाय द एंड ऑफ डे नंबर 14 एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये है प्रोलिफरेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल। तो एपीब्लास्ट सेल जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू होता है और ये प्रोलिफरेशन जो है एम्ब्रियो के टेल एंड की तरफ शुरू होती है, जिसको कि आप कॉर्डल एंड भी कह सकते हैं या कि पोस्टीरियर एंड भी कह सकते हैं। एक बेबी में जो भी टेल एंड है वही कॉर्डल एंड है, वही पोस्टीरियर एंड है। तो अगर ये पोस्टीरियर एंड है तो दूसरी तरफ आप यहां बता सकते हैं ये होगा सेफेलिक एंड या कि एंटीरियर एंड। तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हुई है जो कि प्रोलिफरेशन ऑफ एपीब्लास्ट है, ये टेल की तरफ बनना शुरू होता है और हेड की तरफ को मूव करता है। तो इसकी डायरेक्शन जो है टेल टू हेड है या कि कॉर्डोसेफेलिक है। और यही चीज आप ऊपर वाले डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक इज द प्रोलिफरेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल और ये शुरू हो रहा है टेल एंड की तरफ। यहाँ आप लिख दीजिए ये है टेल एंड या कि पोस्टीरियर एंड
और इधर की तरफ आप लिख दीजिए ये है सेफेलिक एंड या कि एंटीरियर एंड। तो प्रोलिफरेशन जो शुरू हुआ एपिब्लास्ट का, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो बननी शुरू हुई वो टेल एंड पर हुई और धीरे धीरे हेड एंड की तरफ को जा रही है। अब इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक में एक प्रिमिटिव पिट बन जाती है जिसको कि आप यहाँ दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक टेल एंड से बनना शुरू हुई और सेफेलिक एंड की तरफ को जा रही थी, वहां पर एक प्रिमिटिव पिट बन जाती है और इस प्रिमिटिव पिट में जंप करते हैं एपिब्लास्ट सेल। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये यही का डायग्राम है। अगर आप एक कट सेक्शन में देखेंगे तो एम्ब्रियोनिक डिस्क ऐसे दिखती है, मगर अगर आप एम्ब्रियोनिक कैविटी में जाएं और थोड़ा डॉर्सल व्यू से देखें, इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, तो यही डिस्क जो है वो आपको ऐसी दिखेगी। तो ये एक एम्ब्रियोनिक डिस्क है जिसमें ऊपर की तरफ जो है वो है कॉलमनार सेल्स जिनका नाम है एपिब्लास्ट। और अगर इस डिस्क को आप हटा देंगे तो इस डिस्क के नीचे एक और डिस्क मिलेगी जो कि होगी हाइपोब्लास्ट सेल की। और अभी ये जो एपिब्लास्ट सेल यहाँ पर प्रोलिफरेट कर रहे थे, प्रिमिटिव स्ट्रीक बना रहे थे, वहां एक प्रिमिटिव पिट बनी। ये एपिब्लास्ट सेल इस पिट में जंप करते हैं और नीचे की तरफ जाने लगते हैं ताकि हाइपोब्लास्ट सेल को ये रिमूव कर पाए। इसी चीज को आप यहाँ भी देखें, ये जो एपिब्लास्ट सेल है प्रिमिटिव स्ट्रीक में ये जंप कर रहे हैं इस प्रिमिटिव पिट में और वेंट्रल जा रहे हैं ताकि इन हाइपोब्लास्ट सेल को ये रिमूव कर पाए, इनको रिप्लेस कर पाए और इनकी जगह ले पाए। और यही चीज आप यहाँ अगले वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं एक डॉर्सल कैविटी जो कि है एमनियोटिक कैविटी, एक वेंट्रल कैविटी जो कि है योक सैक कैविटी। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा एक प्रिमिटिव स्ट्रीक थी जो एपिब्लास्ट के प्रोलिफरेशन से बन रही थी और ये जो एपिब्लास्ट सेल थे ये नीचे आए और इन्होंने हाइपोब्लास्ट सेल को निकाल दिया, उनकी जगह ले ली और बना दी है पहली जर्म लेयर जिसका नाम होता है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म जो बनी है, पहली जर्म लेयर जो बनी है वो बनाई है एपिब्लास्ट सेल ने। उन्होंने हाइपोब्लास्ट सेल को बाहर निकाल दिया है, तो हाइपोब्लास्ट सेल जो है वो रिमूव हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह जो है एपिब्लास्ट सेल ले लेते हैं। और ये जो मूवमेंट है डॉर्सल से वेंट्रल, इसको हम कहते हैं इनग्रेशन। तो इनग्रेशन एक मूवमेंट है एपिब्लास्ट की जो कि डॉर्सल से वेंट्रल है, जिसमें कि उन्होंने हाइपोब्लास्ट को रिमूव कर दिया है, उनकी जगह ले ली है और बना दिया है पहली जर्म लेयर जिसका नाम है एंडोडर्म। फिर ये दूसरी जर्म लेयर बना रहे हैं जिसका नाम है मेसोडर्म और सबसे ऊपर डॉर्सल की तरफ तीसरी जर्म लेयर बना रहे हैं जिसका नाम है एक्टोडर्म। फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स इन द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट इज गैस्ट्रुलेशन। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें इनग्रेशन ऑफ एपिब्लास्ट होता है, ये है गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर बनती हैं और ये 3 जर्म लेयर बनती है तीसरे वीक में बाय द इनग्रेशन ऑफ एपिब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट जो प्रिमिटिव स्ट्रीक में थे वेंट्रल गए, हाइपोब्लास्ट को निकाला, पहली जर्म लेयर एंडोडर्म, दूसरी जर्म लेयर मेसोडर्म और तीसरी जर्म लेयर एक्टोडर्म उन्होंने बना दी है। अब ये एक व्यू है। एक दूसरा व्यू ये रहा जहां पे आपको डिस्क दिखाई देती है। पहले 2 डिस्क थी एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट की, अब 3 डिस्क हो गई हैं गैस्ट्रुलेशन के बाद। तो आप देखेंगे कि एक डिस्क ऊपर की तरफ है, एक मिडिल में है और एक लोअर है। जो सबसे पहली जर्म लेयर बनी थी वो एंडोडर्म की बनी थी, तो ये एंडोडर्म की डिस्क है। और सेकंड जो बनी है वो मेसोडर्म की है, ये सैंडविच है बीच में। और जो सबसे ऊपर डॉर्सल वाली है वो एक्टोडर्म की डिस्क है और ये तीसरी लेयर है जो बनती है गैस्ट्रुलेशन के दौरान। अगर आप इस डिस्क को अब देखेंगे एट द फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी तो यहाँ होगा एक्टोडर्म। इस डिस्क को आप हटा देंगे, उसके नीचे जो डिस्क मिलेगी वो होगी मेसोडर्म। और अगर उस डिस्क को भी आप हटा देंगे तो उसके नीचे एक और डिस्क मिलेगी जो होगी एंडोडर्म से बनी हुई। तो 3 जर्म लेयर जो बनती हैं 3rd वीक में गैस्ट्रुलेशन से, वो सारी की सारी एपिब्लास्ट ने ही बनाई हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड इनग्रेशन। ये माइग्रेटरी सेल्स हैं और हाइपोब्लास्ट को तो रिमूव ही कर दिया जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट को देखते हुए, इस डायग्राम को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे आगे ये डायग्राम नंबर 2 आएगा, फिर डायग्राम नंबर 3 आएगा। मगर 3 को देखने से पहले हम डायग्राम नंबर 2 को एनलार्ज कर देख लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से 3 जर्म लेयर की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि एम्ब्रियो को हम 2 व्यू से देख रहे हैं। एक व्यू तो वो है कि हम एमनियोटिक कैविटी के अंदर चले गए हैं
और एम्ब्रियो को टिल्ट किया है तो हमें दो डिस्क दिख रही थी। एक जो डॉर्सल डिस्क थी एपिब्लास्ट की, उसको हटाते तो नीचे मिलती हमें हाइपोब्लास्ट की डिस्क, मगर वो दूसरे वीक में थी। तीसरे वीक में तो 3 डिस्क बन जाती हैं। जो सबसे ऊपर की डिस्क होगी वो एक्टोडर्म, उसे हटाएंगे तो मेसोडर्म, और उसे भी हटाएंगे तो सबसे नीचे की डिस्क जो होगी वो एंडोडर्म। अब यही चीज जो है तीसरे वीक में वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे वीक में 3 जर्म लेयर्स बनी थी और अब आगे वो मॉडिफाई हो रही हैं। ये हमने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है बेबी का। ये हेड एंड है, ये टेल एंड है और 3 जर्म लेयर्स ट्यूब्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे डॉर्सल जो है वो है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है और वो एक ट्यूब भी बनाएगी जिस ट्यूब का नाम है न्यूरल ट्यूब। तो एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब बनाएगी और न्यूरल ट्यूब बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो ये तो हुई डॉर्सल लेयर एक्टोडर्म। उसके बाद एक मिडिल लेयर है जिसे हम कह रहे हैं मेसोडर्म, और ये मेसोडर्म भी कुछ ट्यूब्स बनाती हैं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर ट्यूब। ये कार्डियोवास्कुलर ट्यूब जो है वो मेसोडर्म से बन रही है। तो ये सेकेंड लेयर हुई, और जो थर्ड लेयर है जो सबसे वेंट्रल मोस्ट थी वो है एंडोडर्म। यहाँ पर एंडोडर्म को हम देख रहे हैं और एंडोडर्म भी कुछ ट्यूब्स बनाएगी जिसमें से एक का नाम है गट ट्यूब। तो गट ट्यूब जो है वो एंडोडर्म से आ रही है, जबकि मेसोडर्म हमें दे रहा है कार्डियोवास्कुलर ट्यूब और एक्टोडर्म बना रहा है न्यूरल ट्यूब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें एक चीज को जानना है जिसे हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग। जो हेड एंड है बेबी का वो टेल एंड की तरफ को फोल्ड होता है और हेड जो है टेल के पास जा रहा होता है। तो ये है सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग। इसके साथ ही हमने इसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है जिसे हम यहाँ दिखा रहे हैं। इससे ऊपर वाले डायग्राम को हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं और ये नेक्स्ट स्टेज है। हमने कहा था कि ये जो डॉर्सल मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म वो बनाएगी न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक्टोडर्म ने बनाई है न्यूरल ट्यूब जिसमें कि बना है ये ब्रेन और उसके नीचे ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं ये आई है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म जो डॉर्सल मोस्ट लेयर है वो बनाता है न्यूरल ट्यूब और न्यूरल ट्यूब से बन गया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम बात करते हैं मेसोडर्म की। मेसोडर्म जो है वो मिडिल लेयर था और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेसोडर्म ने एक ट्यूब बनाई थी जिसका नाम था कार्डियोवास्कुलर ट्यूब। तो ये जो कार्डियोवास्कुलर ट्यूब है इसे आप यहाँ पे दिखा दीजिए। कार्डियोवास्कुलर ट्यूब या हार्ट ट्यूब जो है वो आई है मेसोडर्म से। फिर हम वेंट्रल लेयर एंडोडर्म की बात कर लेते हैं। जो वेंट्रल लेयर है एंडोडर्म उसने बनानी है एक ट्यूब और हमने नाम लिया था गट ट्यूब। तो गट ट्यूब जो है उसे हम यहाँ दिखा देते हैं। एक हो गया फोरगट यहाँ पर, और एक हो गया मिडगट, और एक हो गया हाइंड गट। तो ये रहा फोरगट, बीच में मिडगट और यहाँ पर है हाइंड गट। आप ये भी देख पा रहे हैं मिडगट ने एक डाइवर्टिकुलम दिया है जिसका नाम है वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जा रहा है, जबकि हाइंडगट ने एक डाइवर्टिकुलम दिया है जिसे कहते हैं एलेंटॉइस और ये भी अम्बिलिकल कॉर्ड का कंटेंट बन जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट में एक हाइंडगट डाइवर्टिकुलम है जिसे हम एलेंटॉइस कहते हैं और एक मिडगट डाइवर्टिकुलम है जिसे हम वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट कहते हैं। दोनों ही एंडोडर्मल हैं और गट ट्यूब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो आई है एंडोडर्म से। इस डायग्राम में हम एक तीसरी कैविटी की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। हमें पहले ही पता है कि सेकेंड वीक में तो 2 कैविटीज थी, एक ऊपर की तरफ जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते थे डॉर्सल साइड में और एक नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में योक सैक कैविटी। अब एक तीसरी कैविटी आती है जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इस कैविटी को हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। वैसे तो ये एक ही कैविटी है मगर ये बॉडी में इस तरह से ऑल अराउंड है तो इसलिए हम दोनों तरफ दिखा रहे हैं। ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी जो है वो थर्ड कैविटी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 जर्म लेयर भी। जो डॉर्सल लेयर है वो एक्टोडर्म है जिसका हमें पता है फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी में होती है और बाद में एक ट्यूब बना रही थी जिसका नाम है न्यूरल ट्यूब टू फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर एक बीच में जर्म लेयर है जिसका नाम है मेसोडर्म, वो एक ट्यूब बना रही थी जिसका नाम था कार्डियोवास्कुलर ट्यूब। ये जो मेसोडर्म है ये स्प्लिट हो जाती है लैटरली और इस इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी को
एनक्लोज करती है। तो मेसोडर्म की दो लेयर्स बन जाएंगी लेटरली और वो एनक्लोज करती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी को। और फिर जो तीसरी लेयर है जो वेंट्रल मोस्ट थी उसको हम कह रहे थे एंडोडर्म। फिर हमने कहा था कि एंडोडर्म फॉर्म करती है गट ट्यूब और ये एंडोडर्म जो है वो लाई करती है योक सैक की रूफ पर। तो योक सैक की रूफ पर है एंडोडर्म जो बना रही है गट ट्यूब और एमनियोटिक कैविटी की फ्लोर पर है एक्टोडर्म जो बना रही है न्यूरल ट्यूब और जो मेसोडर्म है वो एनक्लोज कर रही है, स्प्लिट कर रही है, एनक्लोज कर रही है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी को। जैसे हम दो दिखा रहे हैं मगर वो एक कंटिन्यूअस कैविटी होती है। और इस डायग्राम में हम फिर से इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी की बात करेंगे, मगर पहले हम ऑलरेडी ये डायग्राम देख चुके हैं जिसमें कि हमने कहा डोर्सल साइड में है एक्टोडर्म और ये बनाएगा न्यूरल ट्यूब। तो एक्टोडर्म में एक बनती है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म जिसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इस न्यूरल प्लेट से फिर बन जाती है न्यूरल ग्रूव और न्यूरल ग्रूव बाद में बन जाता है न्यूरल ट्यूब और न्यूरल ट्यूब से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो न्यूरल ट्यूब जो है वो आई है न्यूरल ग्रूव से और न्यूरल ग्रूव आया है न्यूरल प्लेट से और न्यूरल प्लेट जो आया है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से। फिर जो सेकंड लेयर है वो है मेसोडर्म और मेसोडर्म से हमारे पास एक ट्यूब बनी थी, उस ट्यूब का नाम है कार्डियोवास्कुलर ट्यूब। तो ये रही कार्डियोवास्कुलर ट्यूब जो कि बनती है मेसोडर्म से। तो हार्ट ट्यूब जो है वो आ रही है मेसोडर्म से। फिर हमने देखा कि वेंट्रल मोस्ट लेयर है एंडोडर्म और एंडोडर्म जो कि योक सैक की रूफ पर है वो बनाती है गट ट्यूब। तो ये एंडोडर्म जो है वो योक सैक की लाइनिंग बन जाती है और बाद में ये बना देती है गट ट्यूब। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एंडोडर्म लाइनिंग द योक सैक कैविटी एंड लेटर कंट्रीब्यूटिंग टू द गट ट्यूब। ये रही गट ट्यूब जिसे कि हम कहते हैं आई है एंडोडर्म से। तो गट ट्यूब जो है वो आई है एंडोडर्म से, जो न्यूरल ट्यूब है वो आई है एक्टोडर्म से और जो कार्डियोवास्कुलर ट्यूब है वो आई है मेसोडर्म से। अब हमने तीन कैविटीज की भी बात करी थी, एक डोर्सल कैविटी जो एमनियोटिक कैविटी है उसी की फ्लोर पर तो एक्टोडर्म था, एक वेंट्रल कैविटी योक सैक कैविटी जिसकी रूफ पर एंडोडर्म था, मगर फिर एक तीसरी कैविटी आ रही है जिसे हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी जो कि मेसोडर्म को स्प्लिट कर रही थी लैटरली। तो ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी है ये बाद में बना देती है तीन और कैविटीज जिनके नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पाएंगे ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी है इसको हम यहाँ पर भी दिखा पा रहे हैं और फिर ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही है एक कैविटी को और उस कैविटी को जो कि नेक्स्ट डायग्राम में दिखाई गई है उसे हम कह रहे हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये जो हार्ट के अराउंड एक कैविटी हमें नजर आ रही है यही है पेरिकार्डियल कैविटी और ये पेरिकार्डियल कैविटी डेवलप होती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी से। अगर वो हार्ट ट्यूब के अराउंड है तो पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, अगर वो लंग्स के अराउंड है तो प्लूरल कैविटी हो गई और एब्डोमिनल कंटेंट्स के अराउंड है तो पेरिटोनियल कैविटी हो गई। ये तीनों कैविटीज आती एक ही कैविटीज से एम्ब्रियोलॉजिकली जिस कैविटी का नाम है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलमिक कैविटी। अब हम बात करेंगे दो मेम्ब्रेन्स की, एक होती है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो क्रेनियल एंड की तरफ होगी और एक होती है क्लोअकल मेम्ब्रेन जो कॉर्डल एंड की तरफ होगी और साथ में हमें बात करनी है नोटोकॉर्ड की भी। ये जो डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं हम बता चुके हैं कि एम्ब्रियो एक डिस्क के शेप में होता है जहां पर प्रिमिटिव स्ट्रीक की बात की गई थी, इसे हम खुद भी बनाएंगे। और दूसरे डायग्राम में हमने एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया था जिसमें कि ऊपर की तरफ डोर्सल एक्टोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है और वेंट्रल एंडोडर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मेम्ब्रेन डेवलप होती है जिसे कहते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो कि लोकेशन है फ्यूचर माउथ की। तो यहाँ पर बाद में माउथ बनेगा और इस बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन में हम देखते हैं कि आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म वो इनर लेयर जो है एंडोडर्म उससे फ्यूज हो जाती है और बीच में कोई भी मेसोडर्म नहीं होता। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फ्यूजन है और मेसोडर्म नहीं है। ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है फ्यूचर माउथ। और वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक क्लोअकल मेम्ब्रेन बन जाती है और क्लोअकल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूचर एनस है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक्टोडर्म और
एंडोडर्म का फ्यूजन हुआ है विद नो इंटरवेनिंग मेसोडर्म। मेसोडर्म इनके बीच में नहीं होता। तो इंडिविजुअल जो है वो खाना अपने मुंह में डालते हैं और खाना जब पच जाता है, जो फीकल मैटर है, वो फिर बाहर आता है एनस से। अब वो चाहे क्लोअकल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन हो, यहाँ पर सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म का फ्यूजन है और यहाँ पर कोई मेसोडर्म नहीं होता। तो अब हम ये डायग्राम बनाएंगे जहां प्रिमिटिव स्ट्रीक है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लोअकल मेम्ब्रेन की जो कॉर्डल एंड की तरफ होगी, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो सेफेलिक एंड की तरफ होगी, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड भी। तो अब हम डायग्राम बना रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का और हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से। एम्ब्रियो जो कि एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, उसका हमने बताया था एक कॉर्डल एंड होता है जिससे कि आप पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं सेफेलिक एंड या कि एंटीरियर एंड। और फिर हमने कहा था कि एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है प्रोलिफरेशन ऑफ द एपिब्लास्ट डे नंबर 14 के एंड पर, और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है वो कॉर्डल एंड पे बनती है। तो यहाँ पर अब हम प्रिमिटिव स्ट्रीक को दिखा रहे हैं, उसके 3 पार्ट्स की बात करनी है। प्रिमिटिव स्ट्रीक में एक होता है प्रिमिटिव ग्रूव और फिर एक होता है प्रिमिटिव नोड जिसे कि हैंसन्स नोड भी कहते हैं, और साथ ही में एक पिट होगी जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। तो ये रही प्रिमिटिव पिट। तो जैसा कि हम कह रहे हैं डे नंबर 14 के एंड पर या जंक्शन है वीक नंबर 2 और 3 का, प्रोलिफरेशन ऑफ एपिब्लास्ट सेल होता है और ये अपेयर होता है कॉर्डल एंड में, मूव करता है सेफेलिक एंड की तरफ को, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। नंबर 1 हम कह रहे हैं प्रिमिटिव ग्रूव, नंबर 2 हम कह रहे हैं प्रिमिटिव नोड या हैंसन्स नोड, और नंबर 3 है प्रिमिटिव पिट। और ये जो डिस्क हम देख रहे हैं इस पर होते हैं बहुत सारे कॉलमनार सेल्स जिनका नाम है एपिब्लास्ट सेल्स, और ये एपिब्लास्ट सेल्स अब इस पिट में जंप करते हैं और वेंट्रल की तरफ जाते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान। इसको कहते हैं इंग्रेशन ऑफ द एपिब्लास्ट, ताकि नीचे जाकर ये बना पाए एंडोडर्म लेयर, मेसोडर्म लेयर। इसी को हम एक और डायग्राम में यहाँ दिखा देते हैं जो कि कट सेक्शन है एम्ब्रियो का, डोर्सल में एमनियोटिक कैविटी, वेंट्रल में योक सैक कैविटी, और ये रहे कॉलमनार सेल जिनका नाम है एपिब्लास्ट सेल। और ये एपिब्लास्ट सेल जो है वो प्रोलिफरेट हो रहे थे टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड। ये है कॉर्डल एंड और उस तरफ दिखा देते हैं सेफेलिक एंड। और जब ये एपिब्लास्ट सेल प्रोलिफरेट हो रहे थे तो ये शुरुआत होती है कॉर्डल एंड की तरफ से और फिर ये सेफेलिक एंड की तरफ को मूव करते हैं और ये बनाते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है इसमें एक पिट भी दिखा दीजिए जिसे हम कह रहे हैं प्रिमिटिव पिट। तो यहाँ पर ये रही प्रिमिटिव पिट और अब ये एपिब्लास्ट जो है ये जंप कर रहे हैं इस पिट के अंदर वेंट्रल जाने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनग्रेशन और ये हमें हेल्प करता है जर्म लेयर बनाने में। पहली जर्म लेयर है एंडोडर्म, तो उसे हम यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पर एपिब्लास्ट नीचे आए और उन्होंने हाइपोब्लास्ट को निकाल दिया है, उनकी जगह बना दी है एक जर्म लेयर जिसे कहते हैं एंडोडर्म, और फिर वो माइग्रेट करते रहते हैं नीचे की तरफ और मिडिल में एक लेयर बना देते हैं जिसका नाम है मेसोडर्म। तो यहाँ पर अब उन्होंने बना दिया है मेसोडर्म। एपिब्लास्ट ने ही एंडोडर्म बनाया है, मेसोडर्म बनाया है, और वो एपिब्लास्ट जो ऊपर की तरफ होंगे वो बना देंगे एक्टोडर्म। तो तीनों जर्म लेयर एक ही सेल से आती हैं जिनका नाम है एपिब्लास्ट और प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन और ये तीसरे वीक में हो रहा होता है। अब ये एक ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन ये है। यहाँ पे जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है अब 3 डिस्क बन जाएंगी। अगर आप सबसे ऊपर की डिस्क की बात कर रहे हैं तो वो एक्टोडर्म से बनी होगी, इसको आप हटा देंगे तो उसके नीचे एक और डिस्क मिलेगी जो मेसोडर्म से बनी होगी, और उसको भी हटा देंगे उसके नीचे थर्ड लेयर है जो कि एंडोडर्म से बनी हुई है। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 डिस्क बन जाती हैं और वो सारी की सारी डिस्क जो जर्म लेयर है वो इसी सेल से बन रही हैं जिसका नाम है एपिब्लास्ट सेल। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये जो एंडोडर्म है ये फ्यूज हो जा रहा है एक्टोडर्म से टुवर्ड्स दी सेफेलिक एंड, और ऐसा ही और वहां पर वो बना दे रहा है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो जब एंडोडर्म फ्यूज हो जाता है एक्टोडर्म से सेफेलिक एंड की तरफ तो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बना रहा है, और वैसे ही जब एंडोडर्म फ्यूज हो रहा है एक्टोडर्म से कॉर्डल एंड की तरफ तो वहां पर वो बना रहा है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है क्लोअकल मेम्ब्रेन। क्लोअकल मेम्ब्रेन कॉर्डल एंड की तरफ है, और जहां पर भी क्लोअकल मेम्ब्रेन है या कि बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है इंटरवेनिंग मेसोडर्म तो नहीं होता। अब यही चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सेफेलिक एंड की तरफ
तरफ जो होगी वो होगी बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन और कॉर्डल एंड की तरफ जो होगी वो होगी क्लोअकल मेम्ब्रेन। अगर इन मेम्ब्रेन्स को हम देखेंगे तो इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ है एक्टोडर्म का और साथ में एंडोडर्म का, मेसोडर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आगे की तरफ तो बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है, पीछे की तरफ क्लोअकल मेम्ब्रेन है, अगेन एक्टोडर्म का कंट्रीब्यूशन है और एंडोडर्म का कंट्रीब्यूशन है। मेसोडर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि वहां पर फ्यूजन है एक्टोडर्म एंडोडर्म की विदाउट एनी इंटरवेनिंग मेसोडर्म। ये है क्लोअकल मेम्ब्रेन जो कॉर्डल एंड की तरफ है, और अगर आप सेफेलिक एंड की तरफ देखें तो वहां पर बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन है जहां पर अगेन एक्टोडर्म मेसोडर्म फ्यूज्ड है विद नो इंटरवेनिंग मेसोडर्म। अब हम नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो एपिब्लास्ट सेल्स थे ये जब नीचे की तरफ आ रहे थे तो प्रिमिटिव पिट से नीचे आए और एम्ब्रियो की एक्सिस में एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसका नाम है नोटोकॉर्ड या कि एक्सियल मेसोडर्म। तो ये जो एपिब्लास्ट नीचे आते हैं प्रिमिटिव पिट से, और प्रिमिटिव पिट और बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के बीच में एक एक्सियल मेसोडर्म बन जाता है और इसी को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है प्रिमिटिव पिट से लेकर बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन तक। अब यही नोटोकॉर्ड आप दूसरे वाले डायग्राम में भी दिखा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये एपिब्लास्ट सेल जंप कर रहे थे प्रिमिटिव पिट में और माइग्रेट करते हैं बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन की तरफ और बना देते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये रही नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड का दूसरा नाम है एक्सियल मेसोडर्म। ये एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो में होती है और एक्सटेंड करती है प्रिमिटिव पिट से बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन तक। इस नोटोकॉर्ड के ऊपर ओवरलाइंग आपको मिलेगा एक्टोडर्म। अगर आप एक्टोडर्म को हटाओगे तभी आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगी क्योंकि नोटोकॉर्ड एक्सियल मेसोडर्म है, और उसके नीचे होगा एंडोडर्म। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नोटोकॉर्ड के ऊपर होगा एक्टोडर्म और नीचे होगा एंडोडर्म, ये बीच में है एक्सियल मेसोडर्म। तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनी है और इसके ऊपर जो डिस्क होगी यहाँ पर वो एक्टोडर्म होगा। एक्टोडर्म को हटाओगे तभी आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगी और नोटोकॉर्ड के नीचे की तरफ होगा एंडोडर्म। फिर एक कॉन्सेप्ट है प्री कॉर्डल प्लेट का। प्री कॉर्डल प्लेट का जैसे कि नाम बता रहा है इस नोटोकॉर्ड से पहले है, ये रही प्री कॉर्डल प्लेट। तो प्री कॉर्डल प्लेट जो है वो नोटोकॉर्ड से पहले है, या आप कह लें कि नोटोकॉर्ड और बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के बीच में सैंडविच्ड है। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं ये है वो लोकेशन जहां पर मिलेगी प्री कॉर्डल प्लेट। तो ये प्री कॉर्डल प्लेट जो कि नोटोकॉर्ड से पहले है तभी नाम है प्री कॉर्डल प्लेट, या कि इसकी लोकेशन है नोटोकॉर्ड और बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के बीच में। तो प्री कॉर्डल प्लेट और बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्री कॉर्डल प्लेट के पास तीनों ही जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जबकि बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के पास कोई भी मेसोडर्म नहीं होता, वहां फ्यूजन है एक्टोडर्म एंडोडर्म का। ये जो प्री कॉर्डल प्लेट है इसके पास तीनों ही जर्म लेयर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो एक्टोडर्म हो, चाहे वो मेसोडर्म हो या चाहे एंडोडर्म हो, तीनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं प्री कॉर्डल प्लेट के लिए। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन की तो उसके पास सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है, नो इंटरवेनिंग मेसोडर्म।